बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट पे। आज हम कक्षा 10 जैव विज्ञान जीव विज्ञान का लेसन नंबर 1 जैव प्रक्रम को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको दिया है कि हम जैव यानी कि सजीव, जैव और अजैव यानी कि जैव मतलब होता है सजीव तथा अजैव मतलब होता है निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि सजीव हैं? पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हमने से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं। सही बात है, अगर कोई पौधा देखा तो कहेगा हाँ वो सजीव हैं भाई, हरे दिखते हैं और उसमें हरी पत्तियां दिखती हैं। लेकिन उन पौधों का कहा जो कहेंगे कि जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जिनकी पत्तियां होती नहीं केवल कांटे होते हैं, तो क्या वे निर्जीव हैं? नहीं, वो भी सजीव हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती लेकिन समय के साथ क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं वो भी पौधे। अतः हम कह सकते हैं कि सजीव हैं। वो भी सजीव हैं भाई, वृद्धि कर रहे हैं तो भी सजीव ही हैं, सजीव हैं। और वृद्धि कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी क्या है? सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीवों के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। अब जो सजीव हैं उनमें कुछ निम्न प्रकार की महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। वे वृद्धि करते हैं संबंधी अन्य गतियाँ हो सकता है। और आगे दे रहा है कि वृद्धि करती हैं, लेकिन वह पौधा जो सजीव है और जिनमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कि हम लोग क्या देखेंगे? यदि कोई लक्षण, यदि कोई सजीव में कोई लक्षण दिखाई देता है, हमारी आंखों से दिखाई देता है, यदि कोई लक्षण हमारी आंखों से दिखाई देता है तो वही एकमात्र परिमाण नहीं है कि हम उससे ही साबित करें कि वो सजीव है या निर्जीव है। हमें उसके लिए अंदर की गतियाँ यानी आंतरिक गतियों पर भी विचार करना पड़ेगा। तो लिख रहा है अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ। स्केल से मतलब है कि हम अपने नग्न आँखों से उसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखना पड़ेगा। और आगे दे रहा है कि अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली आँखों की गतियों से न दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें, जीव विज्ञानी मतलब होता है साइंटिस्ट जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु क्या होता है? सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी होता है विषाणु। ये बहुत खतरनाक होता है, वायरस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है, अर्थात जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। यदि कोई कोशिका संक्रमित नहीं है, कोई विषाणु यदि कोई कोशिका को संक्रमित नहीं करता है, तब तक वो क्या है? स्वस्थ हैं। वो गति करेंगे, वृद्धि करेंगे समय के साथ। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव हैं या नहीं। तो ये सजीव हैं या नहीं, आइए हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो आगे दे रहा है कि जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं। तो हमारे जीवन के लिए या पेड़ पौधों के जीवन के लिए ये अंदर की गतियाँ जो हमारे शरीर की आंतरिक गति है, ये क्यों आवश्यक है? तो हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि हम लोग पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है? कोशिका पाया जाता है,
कोशिका क्या होता है, कोशिका पाता है और कई कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। तो कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और जिससे क्या होता है, हमारा पूरा शरीर बनता है। तो यही प्रोसेस है। ये सब किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म आणविक गति जो हमारे अंदर की गतियाँ हैं कोशिकाओं के द्वारा और ऊतकों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये सब गतियाँ सब संपन्न होती हैं। तो आगे बोल रहा है कि जीवन की आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं। तो पूर्व कक्षाओं में हमने देख चुके हैं, 9th में हम लोग देखे हैं कि संरचना सुसंगठित होती है, उसमें ऊतक भी हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं जो मैंने अभी बताया आपको। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं, कोशिकाओं में जो छोटे छोटे भाग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सारे अन्य भाग होते हैं, प्लाज्मा इत्यादि, बाह्य परागम्य झिल्ली, ये सब होते हैं। तो सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यदि जो हमारे शरीर के अंदर जो भी गतियाँ होती हैं, जो भी हमारी कोशिका में गतियाँ होती हैं, यदि वो सुचारू रूप से पोषक और वृद्धि न करें तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम इन्हीं छोटी छोटी गतियों के द्वारा हम क्या है, जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। जो छोटे छोटे अणुओं से क्या होती है, हमारा सबसे बड़ा जो संरचना है शरीर का, इन सभी छोटे छोटे चीज़ों से क्या है, बना हुआ है। तो अतः उन्हें अणुओं में लगातार गतिशीलता बनाए रखना चाहिए। सजीवों के अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही आसानी से क्या करेंगे, इस पाठ को समाप्त करेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे इसको। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए। आगे दे रहा है कि 6.1 जैव प्रक्रम क्या है। तो हमारा मेन टॉपिक आ ही गया आखिर में कि मेन हमको क्या पढ़ना है इसमें। जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है सजीवों के लिए जैव प्रक्रम। तो लिख रहा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जैसे कोई भी जीव है, जैसे मानकर चलिए इंसान ही है, यदि वो भोजन नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी, कोई कार्य नहीं कर पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। यदि हम बैठे हों, सोए हों, कुछ भी कार्य करते हों, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर की जो भी गतियाँ हैं वो निरंतर 24 घंटे क्या होता है, चलता रहता है। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसमें समझने वाली बात है, इसमें बोल रहा है कि वे प्रक्रम हमारे शरीर में जो भी प्रक्रम होता है, जैसे हम भोजन लेते हैं, कई जगह हमारे शरीर के अंग तंत्रों में जाता है, वो जो भी वो कार्य करता है सम्मिलित रूप से, जो हमारे शरीर के क्या होता है, अनुरक्षण मतलब होता है जो हमारे शरीर की वृद्धि पोषण में सहायक होता है, वही क्या कहता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। वो भी जैव प्रक्रम कहलाता है जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। जो वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर के अनुरक्षण यानी अनुरक्षण का अर्थ होता है हमारे शरीर को पोषण दे और ऊर्जा हमें प्रदान करे, वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो चलिए इसी प्रक्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। बिल्कुल भी आप लोगों को मतलब वो नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, इसको आसानी से देख सकते हैं हम लोग। आगे दे रहा है क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोतों का बाहर से जीव के शरीर में हस्तांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम में पोषण कहते हैं। तो हम जो भी भोजन लेते हैं वो किसी न किसी माध्यम से होकर हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमें पोषक प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पोषक कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। यदि हम लोग बढ़ते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं, हम लोग की उम्र बढ़ती है, हम लोग की हाइट बढ़ती है, तो क्या होता है वो हम लोग बाहर से कच्ची सामग्री जो लेते हैं उसके कारण ये बढ़ता है। और लिख रहा है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम की प्रयुक्त करते हैं।